हमने थर्ड 3 कर लिए थे। अच्छा, फोर्थ वाले का क्या नाम होगा? टेट्रासाइनो अनायन के साथ 8 आता है जब कॉम्प्लेक्स अनायन होता है, तो ये हो जाएगा निकलेट। स्पेलिंग सही है क्या? निकलेट। क्या इसका +2 चार्ज है? इसके साथ आयन भी आएगा, बिकॉज ये आयन एक तरीके से आयन, ये आयन भी आएगा लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाले का नाम, तुम्हारा क्या नाम? संकल्प। तुम बताओ नेक्स्ट वाले का। क्या ये सही है हर्ष? तुम बताओ। ट्रेस आएगा, वेरी गुड। ये है पोटेशियम ट्रेस ऑक्सल्टो क्रोमेट। क्रोमेट आएगा एंड द चार्ज विल बी +3। अच्छा, काफी सारी जगह पे ट्राई ऑक्सल्टो भी दिया हुआ, बट आइडियली ट्रेस ही होना चाहिए। पता नहीं, कुछ कुछ बुक्स में ट्राई दिया हुआ, बट ठीक है, अपने कुछ। नेक्स्ट क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट निकलेट। तो EDTA यहाँ पे 6 यूज करेगा या 4 यूज करेगा? ये कैसे डिसाइड किया? सर आपने बताया था ना हैलोजेंस के साथ 4 इक्वल। क्या क्या किसके साथ? सर बोले आपने बोले। बताया जनरली ग्रुप 17 के साथ +4 करते। अच्छा, बताया था मैंने, ठीक है। निकिल है, निकिल का जनरली +2 होता है, +4 बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे वो 4 यूज करेगा। अच्छा, एक डाउट अपना रह गया था, याद हो तो श्रेष्ठा, वो ये वाला डाउट था ना कि मैंने बोला था बाद में बताऊंगा। डी एंड एफ ब्लॉक में व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर पी ब्लॉक इट इज ऑपोजिट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बट फॉर डी ब्लॉक इट इंक्रीजेस। अच्छा, वो इसलिए होता है बिकॉज व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप इन डी ब्लॉक कंपाउंड्स, तो उसमें क्या होता है कि जैसे 3D और 4s के बीच का जो गैप है, 4D और 5s का जो गैप है, 5D और 6s का जो गैप है, वो जो गैप है उनके बीच में, वो गैप डिक्रीज होता जाता है। ये हमने याद है, निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम, पैलेडियम का 5D10 होता है, प्लैटिनम का 5D9 होता है। उसका रीजन क्या होता है? बिकॉज दे हैव, मतलब नॉट मच गैप बिटवीन दोज सबशेल्स, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है, बिकॉज ऑफ दैट वो वाला एक्सेप्शन का रीजन आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गैप जो हो रहा है व्हेन वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप 3 to 5D, तो वो गैप जो है वो कम हो रहा है। उसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है फॉर क्या नाम है, हायर एलिमेंट। जो भी नीचे वाले 5D वाले जो एलिमेंट है, उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा इजी है बनना, है ना, क्योंकि उनके बीच में गैप क्या है, बहुत कम। ठीक है, समझ में आया श्रेष्ठा? यस। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। निकलेट क्यों आएगा यार? निकल होगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? बोलो, कोई भी नेम में कोई डाउट नहीं? निकल पहले नहीं रखेंगे क्या क्या? निकल पहले थोड़ी रखते हैं यार, पहले तुम्हारी लिगेंड्स आते हैं, उसके बाद में तुम्हारा मेटल आता है। जीरो को जीरो लिखते हैं, चाहे वो रोमन में हो चाहे किसी में भी। ठीक है, चलो ये वाला करते हैं, थोड़ा सा अलग है। PPH3 तुमने ऑर्गेनिक में देखा है क्या? ट्राइफॉस्फीन फास्फोरस बेसिकली,
ये फॉस्फोरस ट्राइफॉस्फीन, एक मिनट, फॉस्फीन नहीं है सॉरी, ये फिनाइल है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। PPS3 जो रहता है वो कैसे रहता है? ये क्या होता है? ये एक तरीके से ये अपना लोन पे डोनेट कर सकता है टू यूजर लुईस बेस, और यहाँ पे लिगेंड्स की तरह भी यूज हो रहा है इसी को, है ना? तो ये तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा इसका यूज। बेंजीन, पीएच तो फिनाइल होता है ना, बेंजीन। बेंजीन जब एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होता है तब उसे क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं, उसे पीएच की तरह लिखते हैं, है ना? बेंजीन क्या होता है? PHH, this is benzene. When this H is replaced, then it becomes phenyl. ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या लिखेंगे हम? क्लोरो का C है, क्या नाम है, फिनाइल का P है, क्लोरो पहले आएगा, और PPS3 का कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे Cl की वजह से चार्ज आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डाइक्लोरो। तुमको ही ठंड लगती है पूरी क्लास में, किसी और को ठंड लग रही है? बोलो। नहीं लग रही तो इसीलिए तुम पीछे चले जाओ, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर रूम को थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो, उसके बाद। तो ये क्या हो गया? डाइक्लोरो, ये कुछ गलती कर दी मैंने शायद, ये यहाँ ये नहीं आएगा, ये 2 आएगा। हाँ बोलो। ध्यान से देखो, इसमें कैटायन है ही नहीं, इसमें जैसे NiCO4 है, न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, इसका ओवरऑल चार्ज थोड़ी ना, इंडिविजुअल चार्जेस है अंदर, है ना? तो यहाँ पे कोई कैटायन नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बस, आयनाइजेशन स्फीयर इज नॉट देयर। यहाँ पे डाइक्लोरो बिस ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ठीक है? निकेल, निकेल का चार्ज 2, ठीक। क्या क्या? हाँ एक ही क्या बोल रही है? नहीं सही बोल रहे हैं, कुछ इसमें खास बात है क्या? बिस क्यों दिया इन्होंने? PPS3 के पास एक ही लोन पेयर है, तो फॉस्फोरस के पास वीकेंड डी है, बट उससे उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल डोनर एटम, इट इज अ मोनोडेंटेड। PPH3 पीएच अपना वो तो कुछ देगा नहीं, तो डाई आना चाहिए यार, तो इसका कोई रूल, क्योंकि इसके बाद में ट्राई आ रहा है ना, डाई ट्राई। PPS3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या? हाँ हाँ, ये मोनोडेंटेड है यार, मोनोडेंटेड लिखा हुआ है, बेस नहीं आना चाहिए यार ये तो। बट ऐसा कोई रूल मैंने कभी देखा भी नहीं कि ट्राई आ रहा है उसकी वजह से अगर वो चेंज कर रहे हैं तो, क्योंकि बिस आता है। मैंने रूल क्या लिखवाया है, रूल देखो ना एक बार,
पॉलीडेंटेड लिखा है ना, इट इज नॉट पॉलीडेंटेड, इट इज मोनोडेंटेड। रूल अगर वो है तो रूल को हम चेंज नहीं कर सकते, डाई आएगा। बट एक बार पेन देना चाहिए, एक बार मैं फिर भी थोड़ा सा कंफर्म कर लूंगा क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी है किसी के पास? एनसीईआरटी में देखो ना एक बार, इसके एग्जांपल दिया हुआ है क्या? नहीं दिया इसके बारे में कुछ भी। नहीं BCD है सर। For example, NiCl2 PH3 holder to make a dichloro-based triphenyl phosphate. बिस ही दिया है। मोनोडेंटेड के लिए हम IUPAC When the names of the ligands include numerical prefix, then the terms bis, tris, tetracis are used. मुझे लगा ही था कि वो वाला रीजन हो सकता है। यहाँ पे ट्राई यूज किया गया है ना, इससे पहले डाई नहीं आ सकता, इससे पहले बिस आएगा। एक मिनट, ये रूल बोलो तो ये रूल लिख लेते हैं। एंडिंग ऑफ नेम एक्स, When the names of the ligands when the names of the ligand include a numerical prefix, when the names of the ligand include a numerical prefix, a numerical prefix, then the terms bis, tris, tetracis are used. The ligand then is tris. The ligand to which they refer being placed in parentheses. used for, वो लोग कहना चाहते हैं कि मतलब जो अंदर है ना उसके मैं समझ गया मैं। when the names of the ligand include a numerical the prefix, ligand then to which they refer being placed in the parentheses. ठीक है। ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो साथ। बेस्टिस जब वो एक से ज्यादा नंबर में हो बेसिकली, ठीक है। सरप्राइजिंगली किसी ने पहले पूछा ही नहीं डाउट, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। बस ऐसे बीच में कौन नोटिस किया ही नहीं। मतलब लीगेंड किसको कहते हैं? लीगेंड किसको कहते हैं पहले बताओ। जो सीएमए से अटैच होते हैं, तो क्या आयनाइजेशन स्फीयर में होके वो सीएमए से अटैच हो सकता है? तो फिर वो लीगेंड नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा ये बंद कर दो यार, बंद कर। नहीं अचानक से कूलिंग कर रहा हूं। अरे कूलिंग कर ली अरे ठीक है। अच्छा यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के नेमिंग, दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड। अच्छा इनको ये इसमें क्या है ना, ऐसे टाइप में जैसे PTNS3 में, और यहाँ पे दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, दोनों के दोनों क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इस केस में क्या होता है, एक कैटायन होता है और एक अनायन होता है। बट कौन सा कैटायन है कौन सा अनायन है वो कैसे पता चलेगा? पहला वाला क्या होगा, कैटायन। ठीक है, अब चार्ज क्या होगा वो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा। वो अभी इतना जल्दी फिगर आउट नहीं होगा इस अर्ली स्टेज पे। तुम चैप्टर को पढ़ लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कौन सा एलिमेंट का चार्ज जो है वो फ्रीक्वेंटली कौन सा होता है। तो वो तुम्हें खुद से अंदाजा लगाना पड़ता है ऐसे चीजों में। जैसे यहाँ पे प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम +2 और +4 में एग्जिस्ट करता है।
ज्यादातर कंपाउंड जो +4 में होते हैं। PTCl4 है तो यहाँ पे प्लेटिनम +4 में हो सकता है, +2 में भी हो सकता है, और +4 में हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, विच इज वेरी लेस लाइकली। तो यहाँ पे +2 में, ये -4 में है तो ये -2 है, ये +2। NH3 का चार्ज 0 है, दोनों जगह प्लेटिनम क्या हो गया, +2। तो ऐसे में नेमिंग के लिए सबसे पहले इस कंपाउंड के चार्जेस पता होने चाहिए, तो चार्जेस थोड़ा फिगर आउट करना। अभी तो खैर इतना ज्यादा पूछते भी नहीं है इसके क्वेश्चंस, बट फिर भी एक पॉइंट के बाद तुम्हें आइडिया लग जाएगा चार्जेस वगैरह के बारे में, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना और धीरे धीरे तो आइडिया लग जाएगा। तो इसमें क्या केटाइन का नाम पहले, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेट्रा प्लेटिनम लिख दिया, और उसके बाद में दूसरा वाला बैक टू बैक टेट्रा फ्लोरो प्लेटिनेट, बस एक सिंपल। ये आयनिक बॉन्ड की तरह जुड़ा है, क्या क्या, ये आयनिक बॉन्ड की तरह जुड़ा है। हाँ आयनिक बॉन्ड की तरह ही होता है एक तरीके से, प्लस माइनस एक तरीके से लिख लो, एक मिनट बोलो। ये कौन सा कंपाउंड है, टेट्रा एक्वा, तो बताइए इसका नाम बताइए, एक्वा आयरन जो है ये अलग है, ये कहाँ मिलेगा, एक्वा टेट्रा एक्वा एक्वा के लिए टेट्रा है, रीड कर लीजिए तो नहीं है, फिर ये नहीं समझिए हमारी टेक्निक अच्छा दूसरा वाला जो कंपाउंड है, दूसरा वाला कंपाउंड जो है वो बेसिकली ब्रिज वाला कंपाउंड है, इसका बस नेमिंग में ही यूज आता है, आगे जो है इसका कोई यूज नहीं, नेमिंग के लिए पता नहीं क्यों इन्होंने दे दिया है, आगे कोई यूज नहीं इसका। नेमिंग में भी आई थिंक एक बार या कभी इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, बट फिर भी सिलेबस में है तो हम लोग बता रहे हैं। इसमें क्या सीक्वेंस वाइज होता है, जिस सीक्वेंस में बस जो ब्रिज वाला है ना उसको म्यू लिख देते, म्यू हाइड्रोक्सो इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन का निकालो, सब लोग निकालो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा।
ऑनलाइन वाले सब कुछ समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? सर +2 होगा। सर +3 हो रहा है। +3 होगा। देखो SO4 का -2 है, दिस हैज बिकम -4, ये हो गया +4, इसका -1, OH तो -1 होता है, +3 चलो हम इसका नाम लिखते हैं। H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा। तो ये हो गया टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा आयरन, और फिर आएगा म्यू तुम्हारा, म्यू आएगा ब्रिज। म्यू किसको शो कर रहा है? ब्रिज को। और 2 हाइड्रोक्सो है, डाई हाइड्रोक्सो। फिर क्या आ जाएगा? टेट्रा एक्वा आयरन 3 सल्फेट। क्या क्या? अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं तो +2 है, या फिर एक H2 का एक O Fe से जुड़ा हुआ है, तब जाएगा +3। समझ नहीं आएगा, फिर से बोलो। Fe एक OH और दूसरा OH, हाँ +2 हो गया, और दूसरी साइड एक H2O से जुड़ा हुआ है। 4 H2 से जुड़ा है, दोनों का कोऑर्डिनेशन का 6 है। देखो 2 OH जो है 2 आयरन से अटैच है, 2 OH का क्या हो गया? -2, दोनों में डिवाइड हो गया -1 ऐसा नहीं है कि इन दोनों का इफेक्ट इस पे आया है, दोनों का इफेक्ट दोनों पे आता है। पता नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो। हाँ बोलो। सर एक ही कंपाउंड में आयरन की 2 वैलेंसी हो सकती है? हो सकती हैं, मान लो इधर +5 आया होता है, एक ही +2 और एक ही +3 होता नहीं, सिमेट्रिक कंपाउंड में थोड़ा नहीं इसमें मुश्किल है, इसमें नहीं होता है। है। सर कोई भी OH इसमें जनरली वैसा वाला ही आता है जो 400 लेके ही आएगा, मतलब NH2 भी आता है तो NH2 माइनस आता है, इमाइड आता है बेसिकली, OH और NH2 हो जाता है उसमें। और फिर उसमें यहाँ पे मान लो OH एक ऊपर OH आ जाए और एक के नीचे NH2 आ जाए, तो हम लगाते हैं म्यू हाइड्रोक्सो और म्यू इमिडो। मैं चलो एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, बेटर रहेगा। NH2 माइनस को इमिडो ही बोलते हैं ना, इमिडो है ना, ठीक है। नहीं NH2 माइनस को अमाइडो बोलते हैं, सॉरी इमिडो होता है NH2 माइनस। मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा था, ठीक है। 400 वही रहेगा, बस नाम जो है ना वो चेंज हो जाएगा, नाम हो जाएगा टेट्रा एक्वा आयरन H, नहीं E पहले आएगा ना, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो। हाँ हाँ एक साथ कैसे लिखो? 2 ब्रिज है ना अलग अलग, साथ में तो लिख देते टेट्रा एक्वा ब्रिज तो ब्यूटी है। पहले वाले में कॉमन है ना, इसलिए हमने डाई लिख दिया, 2 बार नहीं लिखना पड़ा हमको, ठीक। अच्छा लिख लो फटाफट लिख। क्या क्या किसका? तू कैसे आएगा? कोई बात नहीं, बताओ बताओ तू कैसे आएगा? NH2 का प्लस है ना, गलती से NH2 का प्लस कैसे यार? NH2 का माइनस है, NH2 का माइनस है।
किसी को कोई डाउट है तो बोलो, ऑनलाइन में बोलो। नो सर। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया आईपीएक वाला पार्ट। अब हम जाते हैं वर्नर्स थ्योरी पर। बोलो क्या डाउट है? अच्छा, तो वर्नर्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ना। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने इस वाले कंपाउंड के साथ COCl3.6NH3, ठीक है। इस कंपाउंड को बेसिकली उन्होंने AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया और फिर देखा कि क्या मिलता है बेसिकली। तो उन्होंने, उनका मेन एम ये था कि भाई AgCl बनेगा, जो आयनाइजेशन स्फीयर में Cl रहेगा only that ion will participate because Cl minus which is in coordination entity that will not take part in reaction, वो तो पैक्ड है ना, वो तो उससे बाहर ही नहीं आ सकता। तो जो आयनाइजेशन स्फीयर में जो Cl माइनस है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, Ag प्लस के साथ, और वो क्या बनाएगा, AgCl प्रेसिपिटेट। तो कितने मोल AgCl बन रहे हैं, है ना। तो वहां से बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया। तो जब 3 Cl बाहर है तो 3 मोल AgCl बन रहे हैं, 2 Cl बाहर है तो 2 मोल AgCl बन रहे हैं, 1 Cl बाहर है तो 1 मोल AgCl बन रहे हैं, एक भी Cl बाहर नहीं है तो कुछ नहीं बन रहा, रिएक्शन ही नहीं हो रहा। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन क्या निकाला कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। उन्होंने 2 वैलेंसी से डिवाइड, 2 वैलेंसीज में कैटेगराइज किया बेसिकली कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनते हैं मेटल्स के साथ 2 टाइप की वैलेंसी जो एसोसिएट होती है। एक तो वैलेंसी वो जो बेसिकली उसका चार्ज बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट में हेल्प करती है। तो वैसी वैलेंसीज वाले कौन होते हैं, जो बेसिकली आयंस वाले होते हैं, अनआयनिक लिगेंड्स, या फिर बाहर वाला जैसे चार्ज होता है जो बेसिकली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालने में हेल्प कर रहा है, उसको एक वैलेंसी बता दी। दूसरी वैलेंसी बता दी कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। अब जैसे इसको अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा, चलो मैं बताता हूं। जैसे मैं ये ले रहा हूं, अब मुझे बताओ यहां पे 2 टाइप की स्पीशीज है, एक तो Cl माइनस है और एक NH3 है मेटल के अलावा। तो उन्होंने बोला इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो Cl माइनस जो है वो क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में बेसिकली। तो और वो किस में हेल्प कर रहा है, तुम्हारा Ag में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक तो वो टाइप की वैलेंसीज होगी, दूसरी तुम्हारा जो NH3 है वो कोई चार्ज नहीं लगा रहा बट वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना। तो NH3 जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी होगी जो केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और जो उसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, जो उसको चार्ज को बता रही है। अब मैंने इसी कंपाउंड को रिएक्ट करवाया किसके साथ, तो मेरे पास 3 मोल ऑफ AgCl बन गए, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, एक Cl में अंदर लिया, बाहर जो NH3 है उसका कोई रोल नहीं, ना तो उसका चार्ज
उसका कोई रोल है ही नहीं। AgNO3 2 मोल AgCl। यहाँ पे अंदर के कितने Cl है? एक Cl है। वो Cl चार्ज में भी हेल्प कर रहा है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है। तो ये Cl माइनस जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है उसको हम प्राइमरी वैलेंसी भी बोलेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी भी बोलेंगे, क्योंकि वो उसके चार्ज में भी हेल्प कर रहा है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है। मतलब जो बाहर सी है तो उसको भी हम दो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होगा। बाहर वाला Cl ओनली प्राइमरी, सेकेंडरी तो है ही नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ी बना रहा है। NH3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सॉरी नहीं बनेगा। बाहर वाले Cl का कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ी होगा, तो आयन है ना। यस अंदर जो है ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी है, अभी मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर पूरी थ्योरी लिखवा दूंगा। नेक्स्ट क्या है? यहां पे कितना बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे दो Cl जो है वो दोनों वैलेंसीज रखते हैं। समझ में आ रहा है क्या चंडे? ठीक। NH3 को बाहर निकालना जल्दी हमारे ऊपर थोड़ी ना होगा, कंपाउंड जो है वो अलग तरीके से बन रहा है। बाहर निकालना कुछ, कंपाउंड तो किसी भी तरीके से हो सकता है ना, सारे Cl अंदर हो सारे Cl बाहर हो, कैसे भी हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ रिएक्शन होगी, अंदर वाला सी पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो निकालना जरूरी है ना सर, नहीं तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वो जो वैलेंसी CO के लिए जो है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6, हाँ वो 6 तो करनी पड़ेंगे ना, 6 तो मेंटेन करनी है, इसलिए तो वही मेंटेन करें ना। CO में भी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, कभी 4 कभी 6 अकॉर्डिंग टू लिगेंड्स। जनरली CO जो है ना हायर वाले जो रहते हैं, नहीं हायर वाले नहीं, जैसे तुम्हारा आयरन है, मैग्नीज है और उसके बाद कोबाल्ट है, तो जनरली 6 बनाते हैं। और निकिल हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, ये सब क्या बनाते हैं? 4 बनाते हैं। निकिल जो है 6 भी बनाता है बट बहुत रेयर बनाते हैं। फिर इससे मैंगनीज से पहले क्या आता है? क्रोमियम, क्रोमियम भी जनरली 6 बनाता है। उससे पहले वाले भी 6 बनाते हैं। बेसिकली 27 से पहले वाले 6 बनाते हैं क्योंकि उनके पास 6 अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 4 नहीं बनाते, 4 भी बना सकते हैं, ज्यादातर वो 6 में रहते हैं। धीरे धीरे आएगा। सर तो इस कंपाउंड की वैलेंसी दो वैलेंसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सर लेकिन वैलेंसी तो पूरे कंपाउंड की एक ही डिफाइन होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाने का एक तरीका है, दो वैलेंसीज में डिवाइड कर दिया, तुम उसे कुछ कॉमन उससे वैलेंसी से मत, ये अलग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थोड़ा सा और शो करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने उसको दो वैलेंसीज में डिफाइन वो कर दिया पार्ट। चलो हम इसका थ्योरी लिखते हैं। तो इसके पोस्टुलेट्स लिखते हैं। Each metal ion has two types of valencies. पहला है प्राइमरी वैलेंसी, ये क्या है? ये रहती है हेल्प्स इन डिसाइडिंग oxidation state of
CMP represented by dotted line. Non-directional होती है. नेक्स्ट आता है सेकेंडरी वैलेंसी. They are written inside square bracket. आएगा, रुको एक मिनट. रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, और ये क्या रहती है? जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन. represented by solid line. ठीक. नॉन डायरेक्शन का क्या मतलब है? जनरली जो है ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने बनाया आयनाइजेशन स्फीयर में जो स्पीशीज हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो स्पीशीज है उनको डिवाइड करने के लिए. बट वो एक्चुअली अच्छे से डिवाइड नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि कुछ प्राइमरी वैलेंसीज जो हैं वो इनसाइड द ब्रैकेट, जैसे अपन ने Cl माइनस देखा था ऊपर, जो Cl माइनस अंदर है वो तो दोनों वैलेंसीज लेके बैठा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो ऑक्सीडेशन स्टेट को भी हेल्प कर रहा है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है. यहाँ पे क्या है ना, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दो पार्ट में डिवाइड किया था वर्नर ने. किस बेसिस पे? कि जो बाहर है वो प्राइमरी है, जो अंदर है वो सेकेंडरी है. इस तरीके से डिवाइड किया था, बट वो एक्चुअल में उस तरीके से डिवाइड हो नहीं पाया. क्यों? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसीज उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो आयनाइजेबल है ना, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट हेल्प डिटरमिन करने में हेल्प कर रही है बेसिकली मेटेरियल, तो वो तो अंदर वाला जो अनायन है वो भी कर रहा है ना. तो क्या है, थोड़ा पार्शियल दोनों में आ गया बेसिकली. जैसे मैं ये करके बताता हूँ. ये वाला कंपाउंड चलो मैं ले लेता हूँ, CONH3 4Cl2. यहाँ पे जो Cl अंदर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर वाला जो Cl है वो क्या है? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी हुआ. बट वो अनायन है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है कोबाल्ट का, तो वो प्राइमरी भी है. बट जिस तरीके से उसने डिवाइड किया था पहले, जो सोच के उसने डिवाइड किया था, वो ये अलग ये अलग, इस तरीके से डिवाइड किया, बट वैसे डिवाइड हुआ नहीं. मैं ये कहने का ट्राई कर रहा हूं. प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फिर वो प्राइमरी वैलेंसी का डेफिनेशन जो है ना वो पूरा नहीं होगा अंदर वाले Cl कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हेल्प कर रहा है, तो वो तो अंदर वाला Cl भी कर रहा है, क्योंकि उसका चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हेल्प कर रहा है. चलो इसमें क्या है ना, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जो सेकेंडरी है उसको हम सॉलिड लाइन से करते हैं. हमारे बोर्ड से पूछ सकते हैं इस पे क्वेश्चन.
तो यहाँ पे ये आएगा CO। NH3 तो क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है, तो वो क्या आएगा, सॉलिड लाइन से आएगा। जो दो Cl हैं वो दोनों शो कर रहे हैं, तो उनको हम दोनों लाइन से शो करेंगे, और जो Cl बाहर है उसको हम एक ही लाइन से शो करेंगे, इस तरीके से। सेकेंडरी वैलेंसी की कुछ डेफिनेशन तो दी होगी। नॉन आयनाइजेबल satisfied by ions and neutral electron pair donor molecule। बेसिकली सेकेंडरी वाले जो है ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना रहे हैं, उसने बस वही बोला, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं वही तुम्हारे सेकेंडरी वैलेंसी है। हाँ बोलो। तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया, किस बेसिस पर? किसको? इन दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैं पूरा टॉपिक बता दिया यार मैंने। मतलब आपने बोला कि वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो दोनों ही हेल्प करते हैं, तो फिर हाँ तो वही है ना, कॉन्साइड कर रहा है ना, वही तो चीज बता रहा था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अनायन है वो दोनों वैलेंसीज रखेगा। बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो ओनली सेकेंडरी रखेगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो ओनली प्राइमरी रखेगा। वो उसका मैं ऐसा डेफिनेशन को ऐसा चेंज करके दे सकता हूँ, जो आयनाइजेबल उसको प्राइमरी बोल देगा तो सही हो जाएगा। हाँ हाँ वही है, आयनाइजेबल प्राइमरी है और तुम्हारा सेकेंडरी है वो नॉन आयनाइजेबल, इस तरीके से बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा सा वो है क्योंकि बुक्स वगैरह में बहुत ऐसे पुराने उस तरीके से लिखा हुआ है, मैंने इसको मॉडिफाइड करके लिखा हुआ है, जो एक्चुअल में है मतलब वो लिखा है मैंने। बट अगर तुम पैकेज में देखोगे या फिर एनसीईआरटी में देखोगे, उन्होंने अभी भी प्राइमरी वैलेंसी को आयनाइजेबल और सेकेंडरी को नॉन आयनाइजेबल लिखा हुआ है। तो देख कोबाल्ट की दो वैलेंसी है, तो कौन सी दो वैलेंसी? हाँ मेटल के लिए दो तरीके से डिवाइड किया, स्पेशली इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका, मतलब चैप्टर को आगे बढ़ने में इसका कोई यूज नहीं है, बस एक यूज है वो ऊपर वाला जो है इस थियरी का यहाँ यूज आता है। बाकी कोई स्टेटमेंट वगैरह में पूछ लिया तो ठीक है, बट तुम्हारे बोर्ड्स में हेल्प कर सकता है, बोर्ड्स में पूछ सकते हैं। लिख लिया सभी ने? कोई डाउट है अभी? ठीक है, हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट। अब तुम्हारा आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अच्छा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो दिया गया ये देखने के लिए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कौन सा नहीं, ठीक है, वो देखने के लिए ये वाला एक फॉर्मूला बेसिकली आया। अच्छा, ये किस बेसिस पे है? लेट्स से एक मेटल है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल क्या कर रही है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है और मेटल कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रही है वाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लें तो वो क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन एक मेटल क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो मेटल का लेट्स से हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट आयरन। तो आयरन क्या कर रही है, वो 12 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज भी कर रही है ना। तो तुम्हारा जो आयरन मेटल है वो क्या कर रहा है, वो 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट एट द सेम टाइम इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स।
अल्टीमेटली वो 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर मॉडिफाई हुआ कि नहीं? नॉट एक तरीके से आइडियल सिचुएशन में हम उस सिचुएशन में बात कर रहे हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एक तरीके से मॉडिफाई हो गया। एटॉमिक नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पहले उसके पास 26 इलेक्ट्रॉन्स थे, आफ्टर मेकिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स उसके कितने हो गए? 36 हो गए। 36 क्या है? स्टेबल है। क्यों 36 स्टेबल है? क्योंकि वो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है ना? तो जो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसके नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आता है, तो दोस कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल कंपेयर टू दोस कॉम्प्लेक्सेस whose effective atomic number is not equal to next noble gas configuration noble gas. तो जैसे if you look at these two compounds K4 मैं लिखता हूं, चलो तो यहां पे आयरन +2 है, यहां पे +3 है। तो पहले वाले के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा? 36, अभी हमने निकाला। दूसरे वाले के लिए इट विल बी 35। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, पहले वाला या दूसरी वाला? पहला वाला। ठीक है, तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? या तो डायरेक्टली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ ले या फिर कंपैरिजन पूछ सकते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और इस पे क्वेश्चन आएगा जेईई मेन पे आएगा, एडवांस में नहीं आएगा इस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो मेंस में पूछ सकते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा तो, और आएगा तो बहुत इजी आएगा, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। चलो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऐसे स्टेबिलिटी बोला तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी बढ़ती है? ठीक है, सब रिलेटिव है, ऑल रिलेटिव, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। कंपाउंड्स तो जैसे तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी देखा है, बट उससे ऊपर वाले भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं। एक एमएससी में मेरा एक कोर्स था, उसमें था इलेक्टिव था कि मेरे को चूज करना था, उसमें देखा मैंने कि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स थे। मैंने बोला मुझे तो नहीं चाहिए भाई ये कुछ, मैंने लिया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। बट ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो अभी तक हमें पता ही नहीं बेसिकली, तो ये तो बहुत कम है। कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए हम उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उस पे हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें भी रिपल्शन तो है, बट वो मिनिमाइज हो रहा है जिस तरीके से हो रहा है, बट एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं लोग। सर इस वाले एग्जांपल में K4 वाला स्टेबल हो। हाँ, एग्जिस्ट दोनों कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात हो रही है। EN का फॉर्मूला होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वाला फॉर्मूला। चलो कैलकुलेट EN फॉर द फॉलोइंग। ये वाला ही निकाल लो, चलो फॉर्मूला से निकालो। अच्छा मैंने थ्योरी तो लिखवा ही नहीं आया था इसमें। हर लिगेंड CN हो, क्या हर बार लिगेंड CN ही हो, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके सॉरी मेरी गलती है, मुझे लिखवाना चाहिए था। डॉट डॉट नहीं दिखा तुमको। मैं इसका थ्योरी लिखवा देता हूँ, भूल गया मैं थ्योरी लिखवाना। इन दोनों का निकालना, थ्योरी लिखवा देता हूँ।
इसका एप्लीकेशन का स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी का एप्लीकेशन है। पहले तो ये था दोनों का 35 दोनों का 30 का था। पहले तो ये उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था कि जिसका en उसके इक्वल नहीं आ रहा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाद में पता चला कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, तब बताया कि वो कम स्टेबल हो। यहाँ पे z कितना हो गया, स्टेबिलिटी कैसे चेक करें? कंपाउंड्स कितना फ्रीक्वेंटली मिल रहा है, उस तरीके से हम बता सकते हैं। कितना जल्दी रिएक्शन कर रहे हो वैसे नहीं कर रहे हो। रिएक्शन Kinetics से। रिएक्शन से तो खैर मुश्किल है, कितना अवेलेबल है बेसिकली। फिर जितना स्टेबल होगा उतनी स्लो रिएक्शन करेगा ना। When we act into the slow करेंगे, product है तो fast करेंगे। वो थोड़ा सा डिपेंडेंट है थोड़ा सा, वहां से हम नहीं बोल पाएंगे। कितना अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पे बोल सकते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा नहीं है। और K4 FeCN6 ज़्यादा बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है बेसिकली। तो यहाँ पे ठीक है, ये मेरा कितना हो गया, Z कितना हो गया आयरन का, ये वाला है 27 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 0 प्लस 6 इंटू 2 राइट। 4 होगा ना 4 into 2 4 होगा या 6 होगा, कुंज बताएगा आज। चलो कुछ तुम, अच्छा तुमने पहले 2 क्लासेस अटेंड किए कि नहीं किए? बताओ तुम्हारा क्या नाम है? आर्यन राजपूत। कितना होगा? अरे 6 और 2 में ना, यहाँ 6 आएगा 2 आएगा कोऑर्डिनेशन में। बताओ en बाइडेंटेड होता है, बाइडेंटेड होता नहीं en, 2 आएगा ना उसका, 2 2 4 2 6, तो कितना हो गया 12। 39 हो गया यार, ये तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग। अच्छा मैंने ही गलती कर दी, यहाँ पे +3 लिखा हुआ है, सॉरी माय बैड। वही मुझे लगा कोबाल्ट का चार्ज 3 कैसे नहीं आया, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 24 24 12 36 इस तरीके से होता है। एक काम करो सब लोग, एक्सरसाइज 9.3 में अभी करना, 9.3 11 12 15 ये करो 3 क्वेश्चंस। आगे नेक्स्ट टॉपिक वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वो क्या है ना, एक साथ ही पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा, तभी अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा पढ़ा दूंगा तो उसमें कुछ काफी सिमिलर ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट, बट वीबीटी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है इस चैप्टर। सब लोग करो है ना, ऑनलाइन वाले समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ।
ये रूल के हिसाब से हमेशा नियरेस्ट में जाना चाहिए। वही है वो इसीलिए बना था। बाहर वाले के प्राइमरी देखते ना चलो हम करें क्या? हो गया? यस क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें है प्लैटिनम NH3 6Cl2। ये क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी है। तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। 12 का क्या हो गया? CONH3 6Cl3, ये +3 हो गया। तो ये 27 - 3 + 6 × 2 36। 15 में क्या है? EN रूल को फॉलो कौन नहीं कर रहा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 2 CrNH3 6 3+। क्रोमियम कितना होता है? 24 - 3 + 6 × 12। ये क्या हो गया? ठीक है, ये कितना हो गया? 21 12 33 हो गया। आ गया बस। ना फॉलो करने का रूल इक्वल
36 मतलब बेसिकली नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल ना हो। चलो 4 बताए तो इसमें क्या है? निकल का कितना हो गया 28 प्लस 4 इंटू 2 36। ठीक है, जीरो चार्ज है ना उसका, बस आ गया। बोलो किसी को डाउट है क्या ऑनलाइन में? बोलो सर फर्स्ट नो वाला। सर। फर्स्ट में क्या डाउट है बोलो। सर 15 में फर्स्ट वाला ऑप्शन। 15 में फर्स्ट वाला, 15 में फर्स्ट वाले में क्या है सी यू, वो मेरा बैटरी कभी भी जा सकता है। ये 29 ये हो गया +1 -1 प्लस 4 इंटू 2 36। और कोई डाउट है तो बोलो, जल्दी बोलो। नो ठीक सर। है, नो सर। बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, याद रखना इस चैप्टर में अभी तक कुछ भी नहीं था, आगे ही आएगा सब कुछ। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। बाय सर।